हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स शॉर्ट ट्रिक, हमारी जो सीरीज है उसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। और आज का जो हमारा बच्चों टॉपिक होगा वो होगा ईएम वेव। लगभग क्वेश्चन तो 30 नहीं है, ऑलमोस्ट 10 के आसपास हैं क्वेश्चन, मैंने कम कर दिए। ठीक है, 10 कंसेप्ट और 10 क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है, अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं उस टाइप के आप कितने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप किसी भी पीवाईक्यू उठा के देखिएगा, उसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सिमिलर पैटर्न के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हैं, लाइक से सब्सक्राइब करना आपका फर्ज है और पढ़ाना मेरा फर्ज है। तो स्टार्ट करते हैं ईएम वेव शॉर्ट ट्रिक्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स की। तो बच्चों बेसिक्स में ये है, जो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, और वो आजकल असर्शन और रीजन के फॉर्म में आ जाते हैं कि भैया बताइए ईएम वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, या कोई उसकी प्रॉपर्टी ईएम वेव की। तो वो सब हम बेसिक में काउंट करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, जो ईएम वेव है वो हम प्रोड्यूस करते हैं। आप अगर देखें, ईएम वेव का जो प्रोडक्शन है वो हम प्रोड्यूस करते हैं। पहला अगर आप स्टेप देखें तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम इसको किससे प्रोड्यूस कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल से प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने कहा सर ठीक है, एग्जाम में आएगा कि किससे नहीं कर सकते हैं। सेकंड वर्ड अगर आप बात करें, जो हमारा ऑसिलेटिंग चार्ज होता है, ऑसिलेटिंग चार्ज, उससे आप इलेक्ट्रिक या ईएम वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है, एक्सेलरेट कर रहा है जो चार्ज, एक्सेलरेटिंग चार्ज जो होगा, उससे भी आप क्या कर सकते हैं? ईएम वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये बताया कि जो ईएम वेव है वो आप किससे प्रोड्यूस करेंगे? वो आप प्रोड्यूस करेंगे एलसी ऑसिलेटर से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एलसी ऑसिलेटर से जो ईएम वेव प्रोड्यूस होगी, उस ईएम वेव का जो हमारा फेज एम्पलीट्यूड होगा वो आपका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैंने इसको बताना जरूरी समझा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्या ईएम वेव आपकी डिफ्लेक्ट होगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से? तो आप ये इसमें लिखेंगे, डू नॉट डिफ्लेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से आप इसको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि ये डिफ्लेक्ट होगी नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ है। चलिए सेकंड बेसिक में चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन। देखो सिंपली कोई भी जो वेव होती है उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिए इसके बेसिक्स में, ईएम वेव का जो नेचर है बच्चों वो ट्रांसवर्स नेचर है, और जो ट्रांसवर्स नेचर इसका है ये सपोर्ट करता है पोलराइजेशन को। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो सेकंड में चलते हैं। जब ये कोई भी वेव है आपकी, ठीक है, इस वेव को आपने क्या करना है? ईएम वेव के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तक आपने इसको रिड्यूस करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो आपको ये डिस्प्लेसमेंट दिया है किसी भी वेव का, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा? आप एम्पलीट्यूड की जगह ई नॉट रिप्लेस कर लीजिए, साइन लिख लीजिए ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है, मे बी साइन की जगह पे आपको क्या मिल सकता है? कॉस मिल सकता है। आप कहेंगे सर जरूरी है साइन कॉस? तो बच्चों ई की जगह पर हो सकता है आपको क्या मिल जाए? एक्सपोनेंशियल में मिल जाएगा ये सब, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये सारा आपका ईएम वेव को शो कर रहा है। अब बात आती है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे जो होगी आपको ध्यान रखना है। कई बार इसके फॉर्म चेंज हो जाते हैं, तो ओमेगा को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। और वहीं जो के है जिसको आप वेव वेक्टर कहते हैं, वो 2π/λ है। इसमें हम रख के डिफरेंट फॉर्म निकाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, कोई भी आपको रिलेशन दिया है, तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि ईएम वेव का ऑसिलेशन और फेज सेम होते हैं, तो ये पार्ट हमेशा सेम होगा। अगर आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो यहाँ पर बस उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा। बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने लिया है, साइन है तो आप साइन लिख देंगे बिना कुछ देखे, कॉस है तो आप कॉस लिख देंगे। ठीक है, तो ये आप इसमें यूज करेंगे कब? जब आपके पास
ये इस तरह से दिया रहेगा। तो साइन है तो आप साइन यूज़ कर लीजिए, कॉस है तो कॉस, बस ध्यान रखिए ई नॉट और बी नॉट का, ठीक है। अब आप देखिए इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आपको मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, और आपने कहा सर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड में मैं आपसे कह रहा हूँ इसको आप एज इट इज़ रिपीट कर दीजिए। तो आप रिपीट क्या कर देंगे, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि ई एम वेव का ऑसिलेशन एंड फेज आपका सेम होता है, तो बस चेंज क्या होगा, बी नॉट चेंज होगा। अच्छा, ई नॉट और बी नॉट को हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ई नॉट और वी नॉट का जो रिलेशन है ये आप इससे निकालेंगे, ई नॉट और बी नॉट का जो रिलेशन है वो स्पीड है। ई एम वेव अगर फ्री स्पेस में चल रही है तो ई नॉट बाई बी नॉट की वैल्यू आप सी कर दीजिए, अगर किसी मीडियम में चल रही है तो आप उसको उस मीडियम की जो भी स्पीड है उसके बराबर कर देंगे। तो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं सर ई नॉट दिया है तो हम इजीली वी नॉट निकाल सकते हैं, बी नॉट दिया है तो ई नॉट निकाल सकते हैं। एक बात तो ये हो गई। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो जो बच्चों ई एम वेव होती है आपकी, उसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से, और वो परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से। तो आप ये भी कह सकते हैं तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आप इसमें चलें, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आई में है, ये जे में है, तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगी आप उसको ऐसे निकाल सकते हैं, ई क्रॉस बी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे मत रखिए, आई में मत रखिए, क्योंकि इसको जे में रख लीजिए, इसको के में, ठीक है। और जो के के साथ आपका होगा ये एक्स जो है ये आपका डीओपी बता रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन निकालने के लिए आपको ई की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। चलिए इसमें देखिए कैसा क्वेश्चन आएंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आप देखिए इसमें आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मतलब फील्ड ही पूछ रहा है। ये वाला पार्ट तो सेम आ जाएगा, तो देखते हैं किसमें है। इसमें ये वाला पार्ट सेम है, इसमें भी ये वाला पार्ट सेम है, इसमें भी ये वाला पार्ट सेम है, इसमें भी ये वाला पार्ट सेम है। ठीक हो गया सर, यहाँ तक तो हम समझ गए। अब हम निकाल लेते हैं ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि स्पीड क्या है, फ्री स्पेस में चल रहा है, यहाँ पे सी लिखा है। अच्छा ये भी ई एम वेव है, इन्होंने क्या किया है, ओमेगा कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। तो बी नॉट क्या आ जाएगा, बी नॉट आ जाएगा ई नॉट बाई सी। तो सर वही आंसर होगा जिसके अपॉन में सी है। सर इसमें तो है नहीं, कट गया। सर इसमें है, हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। अब आप देखेंगे ई नॉट कितना है 40, तो इसका मतलब सर 40 बाई सी होगा। तो देखो 40 बाई सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब आपको देखनी पड़ेगी डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है, ई क्रॉस बी होती है आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। अब आप देखिए ई की डायरेक्शन आपको क्या दी है, आई लिखा है, तो मतलब आई है, और बी की आपको निकालनी है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या लिखा है, जेड लिखा है, जेड मतलब के। अब आप बताइए बी में किसका इंटू करेंगे कि आपका आई क्रॉस बी बन के के आ जाए, तो मतलब जे का करेंगे, तो जे वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप देखो, आप कहेंगे सर आप शॉर्ट ट्रिक क्या थी इसमें, शॉर्ट ट्रिक क्या थी बच्चों, इसमें आपने ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन निकालनी थी। मैं तो आपको मेथड वाइज भी बता रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन निकालेंगे तो आधा क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। 3 क्वांटिटी हैं, या तो आपको ई नॉट बी नॉट से पता लग जाएगा, या आपको डीओपी से पता लग जाएगा, ठीक है, और या आपको इसके फेज से पता लग जाएगा। तो हमें अगर हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन निकालते हैं ना, तो क्या है देखो, हमने मान लो ये पहले निकाला होता तो बी जे आ जाता, तो जे इसमें है नहीं, ये कट गया, जे इसमें है नहीं, ये कट गया, जे इसमें है चलेगा, जे है इसमें चलेगा। अब हमें ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए अगेन। अब इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन की वजह से हम निकालते हैं पहले। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है आपका ई क्रॉस बी। अब अगर ध्यान से आप देखें, ई एम वेव ट्रेवल इतना फ्रीक्वेंसी दे रखी है और फ्री स्पेस में चल रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब ये आई है। कह रहे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट दिस इज ई दे रखा है आपको जे। और एक बात ये ध्यान रखना आप, अगर ई आपको दिया है मान लो -9.6 जे दिया है, तो इसका मतलब डायरेक्शन नेगेटिव है, ना कि मैग्नीट्यूड। आपने कभी ये देखा है 2 किलो चीनी -2 किलो चीनी, ऐसा नहीं देखा होगा ना। तो अगर कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव है तो डायरेक्शन की वजह से है। अभी तो फिलहाल नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, ये जे हो गया। आप बी में किसका इंटू करें कि हमारा
आई आ जाए तो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के में ये भी हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। अब हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप सभी को सब जानते हैं ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, तो हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है बी नॉट का। तो बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई सी। आपको दिया है 9.6/3 इंटू 10 की पावर -8। तो -8 पावर भी दोनों में है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी आपने ये भी देखना था, अगर हम नहीं निकालते इस वैल्यू को, दोनों में के है, क्या मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्या नहीं रहेगा ना, चेंज हो जाएगा। वैसे भी आप देख सकते थे। थर्ड है स्पीड। अभी मैंने आपको बताया स्पीड कि अगर EM वेव का आपको दोनों को एम्पलीट्यूड निकालना है तो E नॉट बाई बी नॉट होता है स्पीड। अब इसमें अगर ये फ्री स्पेस होता, अगर ये फ्री स्पेस होता तो आप ये कह सकते थे सर स्पीड हो जाती 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं कि क्या होगा करके। तो v क्या हो जाएगा 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। सर अगर डायमेंशन आ गई, कभी बहुत बार बच्चों आपसे डायमेंशन पूछी है, जरूरी नहीं है EM वेव से आपसे हर बार एक ही जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डायमेंशन क्या होगी 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की c² हो जाएगी। तो आप चाहे तो ये भी देख सकते हैं, चाहे ये भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम में जो EM वेव है, EM वेव की हमारी जो स्पीड है उसका फॉर्मूला हो सकता है ω/k हो सकता है c/n हो। n क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है रिलेटिव परमिबिलिटी इनटू रिलेटिव परमिबिलिटी। बहुत क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाते हैं। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन ही ऐसा आ गया जो बहुत थ्योरेटिकल है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, कह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ ए। सेकंड कह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इंडिपेंडेंट ये। और अगर मैं बच्चों ये बता दूं, ये क्लास 12 का जो आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी और डी होगा। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मोशन ऑफ सोर्स के, और जो स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम में वो इंडिपेंडेंट होती है इसके। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी एंड डी। फिफ्थ में चलते हैं। कह रहे हैं कि EM वेव ट्रेवल कर रहा है किसी मीडियम में और आपको स्पीड दे दी है इस बार। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे जेई है नीट है। नीट वाले भी इसको देख सकते हैं क्योंकि नीट में भी अब लेवल बढ़ेगा थोड़ा सा। कह रहे हैं रिलेटिव परमिबिलिटी, परमिबिलिटी को हम लिखते हैं रूट, ये वाला μr लिख लीजिए आप। ठीक है, रिलेटिव परमिबिलिटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। सॉरी उल्टा कह रहा हूँ मैं, इसमें कुछ नहीं होगा। हमें निकालना है रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जा सकता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, अभी भी मैंने आपको बताया कि जब मीडियम में स्पीड क्या होगी c/n, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा μr एप्सिलॉन r। तो आप कहेंगे सर इन्होंने तो हमारे साथ गेम खेल दिया। क्या गेम खेल दिया भैया, μr आपको 1 दिया है, एप्सिलॉन r निकालना है। तो आप यहाँ से दोनों का स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा v² इक्वल टू c²/μr। दोनों तरफ वैल्यू रख दो, वैल्यू रख देंगे तो कितना आएगा, इसको वैल्यू रखो तो 9/4 आएगा। 9/4 मतलब 2.25। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। कह रहे हैं कि प्लेन वेव इतना है, वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन दिस मीडियम। देखो फ्री स्पेस की बात नहीं करी है, तो मीडियम में हो सकता है ω/k लगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो c/n लगे, हो सकता है परमिटिविटी दी है तो c/√μr एप्सिलॉन r लगे, कोई भी एक लग सकता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ये 10 की पावर 10 है आपका, जो ये लिखा हुआ है ये 10 की पावर 10 है। तो अब जब इसको आप करेंगे तो आप कैसे करेंगे बताइए। तो आपसे कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन दिस मीडियम कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, इसमें आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लगा सकते, दिया नहीं है, परमिटिविटी दिया नहीं है, तो ये लगा दीजिए सीधा। और आप इससे कंपेयर कर लीजिए, E0 साइन, हमेशा ध्यान रखना ωt - kx होता है, k के साथ x आएगा, ओमेगा साथ t आएगा। तो अगर आप वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 10⁻10/50, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 2 × 10⁸। अगर इसको स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में लिखना है तो 2/3c हो जाएगा। 3 का इंटू कर दो, 3 का डिवाइड कर दो। आगे है एनर्जी डेंसिटी। इसका तो मतलब क्वेश्चन ही ऐसे आ जाते हैं कई बार, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो EM वेव जो है, EM वेव के पास जो EM वेव है उसके पास दो तरह की एनर्जी डेंसिटी होती हैं।
इधर फर्स्ट आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, और जो मैग्नेटिक की होती है, मैग्नेटिक की, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है, आप डेरिवेशन तो करेंगे नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, ये इसका फॉर्मूला होता है और ये आपका मैग्नेटिक का होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें ये दोनों बराबर होती हैं, तो कई बार इनका रेशियो पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर टोटल पूछें तो आपको टोटल में दोनों का क्या करना पड़ेगा, समीशन करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन जो मैं आपको कह रहा हूँ ये कई बार पूछ लिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और टोटल। देखो इलेक्ट्रिक और टोटल कभी भी पूछा जाए, इलेक्ट्रिक और टोटल कभी भी पूछा जाए, या हो सकता है मैग्नेटिक ओवर टोटल कभी भी पूछा जाए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1:2। कैसे, क्योंकि देखो दोनों इक्वल होती हैं, जब दोनों इक्वल होंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू एम ऊपर था तो 2 टाइम म्यू एम हो जाएगा, म्यू एम से म्यू एम कट जाएगा तो 1/2। अगर तुमसे पूछा जाता कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का रेशियो बताओ तो कितना आता, 1 आता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। आगे है मोमेंटम पावर, इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं इसको ऐसे आपको बता देता हूँ। जो ईएम वेव है वो कैरी करता है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम कैरी करते हैं, एनर्जी कैरी करते हैं। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि ईएम वेव मोमेंटम और एनर्जी कैरी करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, और जो मोमेंटम एनर्जी कैरी करेंगे उसकी वैल्यू आप हमें कमेंट करेंगे। चलो मोमेंटम मैं बता देता हूँ, एनर्जी आप बताओगे। जो मोमेंटम होता है वो होता है यहाँ पर एनर्जी ओवर सी, क्योंकि फोटोन की बात आती है यहाँ पे, तो एनर्जी इक्वल टू PC होता है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना। फोटोन हम यहाँ पर एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, फोटोन जो एनर्जी पैकेट है हमारे, उसका जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है, और फ्री स्पेस में ये विद स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। आगे चलते हैं इंटेंसिटी। आप सभी को पता होगा इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर इंटू टाइम होता है, लेकिन इंटेंसिटी जैसे हमारी इलेक्ट्रिक की आई अभी एनर्जी, वैसे ही इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों की आएगी। तो इलेक्ट्रिक की होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E0² इंटू सी, ये आपकी इलेक्ट्रिक की एनर्जी डेंसिटी होती है। आप कहेंगे सर सी ही होगा, तो भैया अगर मीडियम आ जाएगा तो आप वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, आप वहाँ पे V यूज कर सकते हैं। ये तो इलेक्ट्रिक की है। अगर मोस्टली तो C के टर्म में ही क्वेश्चन आता है। अगर मैग्नेटिक पूछा जाता, ठीक है, इंटेंसिटी है, ये तो इलेक्ट्रिक है, अगर आपसे कहा जाता कि मैग्नेटिक कितनी होगी तो आप कैसे निकालते, देखो ये इलेक्ट्रिक की है, आप इसमें E0 निकाल लो यहाँ से, तो जब E0 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से जब हम E0 निकालेंगे तो E0 आ जाएगा √2I E0/c आ जाएगा। तो अब अगर मैग्नेटिक के टर्म में निकालना है, कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेता है, तो E0/c कर लोगे, E0 यहाँ से निकल गया। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। कई बार लोग ऐसे भी कहते हैं इसको, आपको ये मिल जाएगा B0²/μ0 हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। देखो आपसे इंटेंसिटी दी है, आपको ये आई दिया है, अगर आप देखें कह रहे हैं कि व्हाट विल बी पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप इसमें करोगे क्या, पहले E0 निकाल लो, फिर उसके बाद B0 क्या हो जाएगा, E0/c हो जाएगा, और अभी भी हमने E0 निकाला था √2I E0 इंटू c, तो ये निकल के इसमें रख दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। EM वेव की इंटेंसिटी हो चुकी है, इसके बाद स्पेक्ट्रम। देखो मैं इसमें बहुत सारे EM वेव है हमारे, देखो कॉस्मिक रे से ही ये निकले हैं, तो कॉस्मिक रे कभी कभी आ जाता है कि कॉस्मिक रे क्या EM स्पेक्ट्रम का पार्ट है, तो बिल्कुल है। वहीं अगर बीटा रे अगर कभी आएगा एग्जाम में, तो बीटा रे बच्चों नहीं है, ये रेडियो एक्टिव हमारे डीके का पार्ट है। ठीक है, अब होता क्या है, आप याद करो, बहुत सारे वेव रे हैं हमारी, कैसे याद करेंगे, कभी कभी तो वेवलेंथ अरेंज करो करके ही आ जाता है। तो आप ये याद रखो, गाड़ी XUV इन माई रेंज, इसको याद करने से फ़ायदा क्या होगा सर, इससे याद करने से फ़ायदा होगा, गाड़ी से हो जाएगा आपका गामा, X से हो जाएगा आपका एक्स रे, U से हो जाएगा आपका UV, और V से हो जाएगा आपका विजिबल, I से हो जाएगा आपका IF, M से हो जाएगा आपका माइक्रो, और वहीं R से हो जाएगा रेडियो। तो ये हमारी वेवलेंथ है सारी की सारी। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे ही आप गाड़ी से रेडियो की तरफ जाएंगे तो आपकी वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, और ऐसे आएंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी।
एक याद कर लो, दूसरा आप समझ जाओगे। तो इसमें होगा क्या, कई बार ऐसा क्वेश्चन अभी 24 में क्वेश्चन आया था, एक एक्सरे दी थी, एक माइक्रो दी थी और एक रेडियो दी थी, कहा था इनको अरेंज करो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, ख़त्म कहानी। आगे चलते हैं। ये हमारा एम स्पेक्ट्रम का टेबल 2 है जो एनसीईआरटी से लिया है। आपका जेई में या नीट में वेवलेंथ रेंज से भी क्वेश्चन आए हैं, इसमें से कोई रेंज पूछा है। रैपिड एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, देखो सिंपल सी बात है, जो गामा रे होती हैं हमारी, ये रेडियो एक्टिव डीके से निकलती हैं, ठीक है। गामा, अल्फा, बीटा, ये सब रेडियो एक्टिव डीके रे हैं। एक्सरे जो होती है वो हमारे इनर ट्यूब सेल से निकलती है, ठीक है। यूवी कब निकलती है, जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है। और वही लाइट जो है जब वो हमारा मूव करता है वन लेवल से लोअर में, ठीक है। ये भी लोअर में ही है लेकिन ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन है, कौन, यूवी। और लाइट में क्या है, लाइट में इलेक्ट्रॉन है। इंफ्रारेड होती है वाइब्रेशन की वजह से। माइक्रो होती है आपकी क्लेस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन वेव, ये तो कई बार पूछ लिया है। एक बार ये भी बोल दिया है बच्चों कि हीट वेव किसे कहते हैं, तो इंफ्रारेड वेव को हीट वेव भी कहते हैं और इसको आप मेजर करते हैं पायरोमीटर से। एक बार जेई में आया है क्वेश्चन कि कैसे मेजर करते हैं, तो हीट रे है, ठीक है। और माइक्रोवेव और रेडियो वेव, तो आपको ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है आपकी कि कौन सी रे कहाँ पर यूज होगी। जैसे गामा रे है, ये कहाँ पर यूज होगी, और एक्सरे कहाँ है, यूवी कहाँ है, ठीक है। आईएफ कहाँ पे होगी, माइक्रोवेव कहाँ पे होगी, रेडियो वेव कहाँ होगी, ये सारे मैंने लिखने की कोशिश की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिवाइज करते रहें, क्योंकि 4-5 आपको एक साथ मिलेंगी, जैसे कि ये मिला है। ये आपका 23 का क्वेश्चन, ये आपका 23 का क्वेश्चन है और ये भी 23 का ही क्वेश्चन है और आपको मैच करना है। जैसे एक मैं कर देता हूँ, एक आप बताएंगे। इसमें क्या करना है, देखो फिजियोथेरेपी में कौन होती है, अभी मैंने बताया जो गर्म वेव होगी, गर्म कौन होती है, आईएफ, तो इसका सी हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में आप किसको प्रेफरेंस देंगे, एक्सरे को। देखो मैंने यहाँ लिखा है, ये जो है एक्सरे जो है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर चलाता है, ठीक है। और ये डेस्ट्रो करने के काम आता है। वैसे एक्सरे और ये दोनों एक साथ आएंगे नहीं, ठीक है। आप एक्सरे को प्रेफरेंस देना इसमें, तो डी का क्या हो जाएगा, सेकेंड। आईएफ देखो, यूबी जो होती है वो लेजर आई सर्जरी होती है। आपको बस टेबल देखनी है, टेबल से आप काम कर लोगे। देखिए लेजर आई सर्जरी लिखा है, ठीक है। और आपका एयरक्राफ्ट नेविगेशन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये माइक्रोवेव का एग्जाम्पल है या रेडार सिस्टम भी आप कह सकते हैं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको ट्राई करिएगा। और बहुत टाइम बाद हमारी वीडियो आई, थोड़ा सा बच्चों ऐसी कंडीशन हुई थी कि वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब एक कैपेसिटर की वीडियो की डिमांड आ रही है, मैं उसको बहुत जल्दी पूरा कर दूंगा और उसके बाद हम फिर कंटिन्यू वीडियो यहाँ पर डालते रहेंगे। चैनल पर नए हैं लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, आपका अपना चैनल है। और कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा अब व्हाट्सअप चैनल भी बन गया है, क्योंकि टेलीग्राम ऐसा ही है। तो व्हाट्सअप चैनल पे आपके लिए क्वेश्चंस और क्वेरी आती रहेंगी, आप वहाँ पर हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पे है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट और अपना ध्यान रखिए।